हम बात कर रहे हैं अवशेष परीक्षण, या जिसे ROS टेस्टिंग भी कहते हैं। हमारे पास इसका एक स्टैंडर्ड वर्क इंस्ट्रक्शन दस्तावेज है। ऊपर से देखने पर यह बस जैसे किसी पाउडर को छानने जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक जंग है। एक तकनीशियन की जंग अदृश्य नमी, जिद्दी गांठों और बाहरी मिलावट के खिलाफ। और इस जंग में उसका हथियार एक छलनी, एक ब्रश और एक घड़ी। तो चलिए इस साधारण से दिखने वाले टेस्ट के पीछे छिपी असाधारण सटीकता की दुनिया में उतरते हैं। आपने इसे जंग कहा और ये बिल्कुल सही शब्द है, क्योंकि इस प्रक्रिया का आप देखिए हर कदम एक दुश्मन को हराने के लिए बनाया गया है। पहला दुश्मन है नमी, जो वजन का झूठा आंकड़ा दिखा सकती है। दूसरा है मानवीय भूल, जो समय या तकनीक में हो सकती है। और तीसरा दुश्मन है मिलावट, जो आपकी आंखों के सामने छिपी होती है। ये टेस्ट सिर्फ एक नंबर नहीं देता, नहीं, ये कहानी बताता है कि मटेरियल कैसे बना है और क्या वो इस्तेमाल के लायक है भी या नहीं। एक छोटी सी चूक और लाखों का माल खारिज हो सकता है, या फिर किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कमजोर नींव रखी जा सकती है। वाह, मतलब ये सिर्फ लैब का काम नहीं है, इसका असर तो सीधा बाहर की दुनिया पर पड़ता है। चलिए इस जंग के पहले मोर्चे पर चलते हैं, नमूने की तैयारी। दस्तावेज कहता है कि लगभग 150 ग्राम सैंपल लेकर उसे हॉट एयर ओवन में 105 डिग्री सेल्सियस पर ठीक 2 घंटे के लिए सुखाना है। मेरा सवाल यह है कि 105 डिग्री ही क्यों? 100 क्यों नहीं, जो पानी का क्वथनांक है? या 120 क्यों नहीं, ताकि काम जल्दी हो जाए? हमें ये सुनिश्चित करना है कि सैंपल के अंदर, मतलब गहराई तक मौजूद नमी भी पूरी तरह निकल जाए। तो इसके लिए थोड़ा ज्यादा तापमान चाहिए होता है। अच्छा। लेकिन अगर हम 120 डिग्री या उससे ज्यादा पर चले गए तो खतरा यह है कि हम सिर्फ नमी ही नहीं बल्कि मटेरियल के केमिकल स्ट्रक्चर को ही बदल सकते हैं। हो सकता है उसमें मौजूद कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड्स भी उड़ जाएं, जो कि सैंपल का ही हिस्सा हैं। तो 105 डिग्री ±5 एक ऐसा स्वीट स्पॉट है जहां हम नमी को तो पूरी तरह हटा देते हैं, लेकिन सैंपल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अच्छा, तो ये तापमान मटीरियल को पकाने और सुखाने के बीच की एक बहुत ही पतली रेखा है। अब 2 घंटे सुखाने के बाद सैंपल को सीधे तौलने के बजाय एक खास बर्तन डेसिकेटर में रखकर ठंडा किया जाता है। 1 मिनट, ये डेसिकेटर सुनने में बहुत फैंसी लगता है। अगर किसी के पास ये न हो तो क्या एक अच्छे एयरटाइट डिब्बे में रखकर काम नहीं चलाया जा सकता? इससे कितना ही फर्क पड़ जाएगा? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसका जवाब ही सटीकता और लापरवाही के बीच का फर्क है। देखिए, जब आप एक पूरी तरह सूखे और गर्म पाउडर को बाहर निकालते हैं तो वो एक स्पंज की तरह होता है, मतलब हवा से नमी खींचने के लिए बेताब। एक साधारण एयरटाइट डिब्बे में आप सैंपल के साथ कमरे की हवा भी बंद कर देते हैं और उस हवा में नमी होती है। जैसे ही सैंपल ठंडा होगा वह उस बंद डिब्बे की हवा से ही नमी सोख लेगा। अच्छा, डेसिकेटर सिर्फ एयर टाइट नहीं होता, उसके नीचे सिलिका जेल जैसा एक नमी सोखने वाला पदार्थ, मतलब डेसिकेंट होता है। वो उस बंद जगह के अंदर की हवा को भी बिल्कुल सूखा रखता है। तो आपका सैंपल एक रेगिस्तान जैसे माहौल में ठंडा होता है, जिससे उसका वजन 1 माइक्रोग्राम भी नहीं बढ़ता। समझ गया। तो ये एक तरह का पर्सनल ड्राई जोन है सैंपल के लिए। अब सैंपल पूरी तरह सूखा और ठंडा है, इसके बाद आता है वजन करने का काम। दस्तावेज कहता है कि सूखे हुए नमूने में से ठीक 100.00 ग्राम तौलना है। यहाँ 2 स्थानों तक सटीकता पर जोर दिया गया है। और ये 100 ग्राम का आंकड़ा इस प्रक्रिया की सबसे स्मार्ट डिजाइन चॉइसेस में से एक है। इसका मकसद सिर्फ सटीकता नहीं है बल्कि मानवीय भूल को कम करना है। सोचिए, अगर हम 85 ग्राम या 115 ग्राम से शुरू करते तो अंत में जो भी अवशेष बचता हमें उसका प्रतिशत निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ती। और जहां भी कैलकुलेशन होती है वहां गलती की गुंजाइश होती है। बिल्कुल। अरे 1 मिनट, मतलब अगर 100 ग्राम से शुरू किया तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। अगर आखिर में 2.5 ग्राम अवशेष बचा तो नतीजा सीधा 2.5% हो गया। वाह, ये तो बहुत चालाकी से डिजाइन की गई प्रक्रिया है। हाँ, ताकि मानवीय भूल की गुंजाइश ही कम से कम हो जाए। ये तो प्रक्रिया में ही एक सेफ्टी नेट बनाने जैसा है। बिल्कुल, इसे प्रोसेस इंजीनियरिंग कहते हैं। आप प्रक्रिया को ही इतना सरल बना देते हैं कि गलती करना मुश्किल हो जाए। अब 100 ग्राम सैंपल हमारी परीक्षण छलनी पर है और यहाँ से असली कलाकारी शुरू होती है। दस्तावेज में लिखा है, छलनी और पैन को दोनों हाथों में पकड़कर कलाई की कोमल गति से घुमाते हुए छानना है। यहीं पर मुझे एक सवाल है,
ये प्रक्रिया पूरे 15 मिनट तक चलेगी। 15 मिनट, ये बहुत ही सटीक समय है। क्या ये किसी वैज्ञानिक अध्ययन पर आधारित है या ये बस एक परंपरा है जो सालों से चली आ रही है? क्योंकि 5 मिनट की गलती से नतीजा कितना बदल सकता है। नहीं, ये परंपरा नहीं, ये मानकीकरण है, स्टैंडर्डाइजेशन। ये 15 मिनट का समय बहुत सारे प्रयोगों और अध्ययनों के बाद तय किया गया है। रिसर्च से पता चला कि ज्यादातर मटेरियल्स के लिए इस समय सीमा में लगभग सभी छोटे कणों को छलनी से गुजरने का पर्याप्त मौका मिल जाता है। हाँ। और इसके बाद छानने से नतीजों में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। इसका सबसे बड़ा फायदा है तुलना। अगर दिल्ली की एक लैब 15 मिनट तक टेस्ट करती है और जर्मनी की एक लैब भी 15 मिनट तक करती है, तभी हम उन दोनों के नतीजों की तुलना कर सकते हैं। हाँ। अगर हर कोई अपनी मर्जी से 10, 15 या 20 मिनट तक छानेगा तो पूरा सिस्टम ही रह जाएगा। ये क्वालिटी कंट्रोल का एक वैश्विक नियम है। ठीक है, तो ये समय एक ग्लोबल एग्रीमेंट जैसा है, लेकिन इसमें कलाई की कोमल गति वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। ये बहुत व्यक्तिपरक लगता है। एक मशीन तो हमेशा एक ही गति से हिलाएगी, लेकिन दो इंसानों की कोमल गति तो अलग अलग हो सकती है। यहीं पर अनुभव और ट्रेनिंग काम आती है। कोमल गति का मतलब है कि आप कणों को गुरुत्वाकर्षण की मदद से नीचे जाने दे रहे हैं, न कि उन्हें जबरदस्ती हिलाकर बाहर धकेल रहे हैं। जोर जोर से हिलाने से कण टूट सकते हैं या जाली के छेद भी खराब हो सकते हैं। और बीच बीच में छलनी के किनारे को थपथपाने से जो कण साइड में चिपक जाते हैं, वे भी वापस बीच में आ जाते हैं। एक अनुभवी तकनीशियन जानता है कि कितनी गति और कितना थपथपाना सही है। यह एक डांस की तरह है जिसे सीखने में समय लगता है। और इसी डांस के बीच एक बड़ी चेतावनी आती है। दस्तावेज कहता है कि अगर सैंपल में हवा से बनी गांठें हैं तो उन्हें केवल उंगलियों के पोरों से ही धीरे से तोड़ना है। जाली पर कुछ भी रगड़ना या दबाना सख्त मना है। ये तो बहुत ही नाजुक काम लग रहा है। इतनी नरमी क्यों? क्योंकि ये इस पूरे टेस्ट का सबसे संवेदनशील और निर्णायक मोड़ है। यहाँ पर एक अच्छा तकनीशियन एक मशीन से बेहतर साबित होता है। बिल्कुल। सोचिए, इस टेस्ट का मकसद क्या है? ये पता लगाना कि कितने कण एक निश्चित आकार से बड़े हैं। वो गांठें असल में छोटे छोटे कणों का एक झुंड है जो नमी या तड़ित विद्युत मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चिपक गए हैं। अगर आपने उन्हें उंगलियों से धीरे से तोड़ा तो वो छोटे कण अलग होकर छलनी से निकल जाएंगे, जैसा उन्हें निकलना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अगर आपने उन्हें किसी चम्मच या स्पैचुला से जाली पर रगड़कर तोड़ा तो आप उन कणों को भी जबरदस्ती जाली से निकाल देंगे जो असल में आकार में बड़े हैं और जिन्हें रुकना चाहिए था। बिल्कुल, आपने टेस्ट का उद्देश्य ही मार दिया। ये धोखा देने जैसा होगा। आप सिस्टम को धोखा दे रहे हैं। और मैं आपको इसका एक असली किस्सा बताती हूँ। हाँ, बताइए। एक बार एक नया ट्रेनी बहुत जल्दी में था। उसने गांठ को तोड़ने के लिए स्पैचुला से जाली पर हल्का सा दबा दिया। नतीजा ये हुआ कि टेस्ट का रिजल्ट तो गलत आया ही, साथ में वो बेहद महीन और महंगी इंपोर्टेड जाली भी हमेशा के लिए खराब हो गई। अरे बाप रे! उस 1 सेकंड की जल्दीबाजी कंपनी को 20,000 रुपए की पड़ी। तब से ये नियम है कि हाथ के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं होगा। ये नरमी पैसे और नतीजे दोनों को बचाती है। ये किस्सा तो इस एक लाइन के पीछे का पूरा वजन समझा देता है। ठीक है, तो 15 मिनट की कोमल छानबीन और सावधानी से गांठें तोड़ने के बाद अब क्या? अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ते हैं। पैन को अलग किया जाता है जिसमें छना हुआ मटीरियल होता है। अब हमारा फोकस उस अवशेष पर है जो छलनी पर बचा रह गया है। यहाँ एक पेंट ब्रश, जो पेंटिंग में इस्तेमाल होने वाले ब्रश जैसा होता है, उसका इस्तेमाल होता है। उससे छलनी के निचले हिस्से और किनारों पर चिपके हुए हर एक कण को धीरे धीरे एक साफ स्केल पैन पर इकट्ठा किया जाता है। यहाँ भी चेतावनी है कि ब्रश का धातु वाला हिस्सा जाली से न टकराए। इस प्रक्रिया में हर एक कण कीमती है। तो अब हमारे पास स्केल पैन पर वो सारा अवशेष इकट्ठा हो गया है जिसे 100 ग्राम के सैंपल में से छलनी पार करने की इजाजत नहीं मिली। इसे तौला जाता है और जैसा हमने पहले समझा था, जो भी वजन ग्राम में आता है वही सीधा सीधा हमारा ROS प्रतिशत है। मान लीजिए 1.75 ग्राम, तो नतीजा हुआ 1.75%। हमें एक नंबर मिल गया। क्या यहाँ टेस्ट खत्म हो जाता है? अगर हम सिर्फ नंबरों की दुनिया में जी रहे होते तो हाँ, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल इससे कहीं ज्यादा है। अब शुरू होता है असली जासूसी का काम, दृश्य निरीक्षण, जिसे विजुअल इंस्पेक्शन कहते हैं। अब तकनीशियन उस 1.75 ग्राम अवशेष को ध्यान से देखता है। दस्तावेज हमें बताता है कि ग्रिट्स, क्लिंकर कण
और अन्य विदेशी सामग्री को पहचानो और नोट करो। यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये संख्यात्मक डेटा मतलब क्वांटिटेटिव से गुणात्मक डेटा क्वालिटेटिव की तरफ एक शिफ्ट है। ये कितना से क्या पर आ जाता है। इसका एक असली दुनिया का उदाहरण क्या हो सकता है? सोचिए, आप एक बहुत महंगी सफेद पेंट बनाने वाली कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आपके पास एक सप्लायर से मिनरल पाउडर आया है। आपने ROS टेस्ट किया और नतीजा आया 0.5%, जो कि स्वीकार्य सीमा के अंदर है। लेकिन जब आपने उस अवशेष को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो आपको उसमें रेत के छोटे छोटे काले कण दिखे। अब ये नंबर आपको कभी नहीं बताता, ये आपकी आंखें पकड़ेंगी। इसका मतलब है कि सप्लायर या तो अपने प्लांट में सफाई नहीं रखता या फिर वजन बढ़ाने के लिए सस्ती मिलावट कर रहा है। ये एक छोटा सा दृश्य निरीक्षण आपको लाखों के नुकसान और बाजार में आपकी कंपनी की बदनामी से बचा सकता है। तो कमाल है। मतलब तकनीशियन सिर्फ एक ऑपरेटर नहीं बल्कि क्वालिटी का पहला पहरेदार है। ये क्लिंकर कण क्या होते हैं? क्लिंकर कण ज्यादातर सीमेंट उद्योग में देखे जाते हैं। ये अधपके या ज्यादा पके हुए मटेरियल के सख्त दाने होते हैं, जो ये बताते हैं कि उत्पादन प्रक्रिया में भट्टी का तापमान सही नहीं था। अगर ये आपके फाइनल प्रोडक्ट में चले गए तो ये उसकी मजबूती को कम कर सकते हैं। तो अवशेष में क्या मिल रहा है, ये देखकर आप पूरी प्रोडक्शन लाइन की सेहत का अंदाजा लगा सकते हैं। बेहतरीन। और अंत में जब सारा काम हो जाता है, जासूसी पूरी हो जाती है, तो दस्तावेज कहता है कि छलनी, पैन और कवर को पेट ब्रश और सूखे कपड़े से साफ करके सुरक्षित रखना है। ये तो एक सामान्य सी बात लगती है। ये सामान्य लग सकती है, लेकिन ये गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस की नींव है। इसे प्रक्रिया का हिस्सा मानना बहुत जरूरी है। अगर छलनी ठीक से साफ नहीं हुई तो अगली बार जब कोई दूसरा सैंपल टेस्ट होगा तो पुराना अवशेष नए नतीजे में जुड़कर उसे गलत कर देगा। सही बात है। आप एक ऐसे सैंपल को पास कर सकते हैं जिसे फेल होना चाहिए था, या एक अच्छे सैंपल को फेल कर सकते हैं। ये एक चेन रिएक्शन शुरू कर सकता है। एक साफ सुथरा और व्यवस्थित कार्यक्षेत्र ही सटीक परिणामों की पहली गारंटी है। ये पेशेवर अनुशासन है। तो इस पूरी प्रक्रिया को परत दर परत खोलने के बाद ये साफ है कि ये सिर्फ पाउडर छानना नहीं है। ये धैर्य, अनुशासन, अनुभव और गहरी समझ का एक संगम है। नमूना सुखाने के तापमान से लेकर कलाई की गति और आखिर में उपकरण साफ करने तक, हर कदम एक दूसरे से जुड़ा है और एक छोटी सी भी लापरवाही पूरी कहानी को बदल सकती है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हमने जिस प्रक्रिया की बात की वो बहुत हद तक मैनुअल है, जिसमें एक इंसान का हुनर शामिल है। आज के दौर में कई बड़ी लैब्स में ऑटोमेटिक शेकर मशीनें आ गई हैं। हाँ, जो छलनी को एक तय गति और समय के लिए हिलाती हैं, जिससे मानवीय भिन्नता खत्म हो जाती है। वे निश्चित रूप से ज्यादा सुसंगत मतलब कंसिस्टेंट है। लेकिन ये सोचना जरूरी है कि जब एक अनुभवी तकनीशियन गांठों को अपनी उंगलियों से महसूस करता है या अवशेष में कुछ अजीब सा रंग देखता है, तो उसे जो एक सहज ज्ञान या अनुभव से जुड़ी जानकारी मिलती है, क्या वो ऑटोमेशन के दौर में कहीं खो जाएगी? क्या एक मशीन कभी ये बता पाएगी कि ये गांठ महसूस करने में थोड़ी अलग लग रही है?